बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास फिजिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, फर्स्ट चैप्टर, टॉपिक नंबर 2। 10.2 टॉपिक है बेटा हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास उसका इनिशियल टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर उसका टेम्परेचर 100 से 101 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया तो उस दौरान में जितनी उसने एनर्जी या जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की है या जितनी हीट चाहिए होगी, आपको जितनी हीट उसको चाहिए होगी कि वो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर जाए, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। मिसाल के तौर पर मैस ऑफ सब्सटेंस, चेंज इन टेम्परेचर, नेचर, मटेरियल की नेचर भी होती है। अगर आप जो है वो 1 किलोग्राम वाटर लेते हैं तो उसको गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है वो हीट चाहिए एज़ कम्पेयर टू 1 किलोग्राम ऑफ अल्कोहल। अगर अल्कोहल 1 किलोग्राम लेंगे वो तो बहुत जल्द उसका टेम्परेचर जो है अगर 100 है तो वो उसका 101 हो जाएगा। लेकिन अगर आप वाटर लेते हैं, उसको गर्म करते हैं तो उसके लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, वो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके लिए हमें ज़्यादा हीट एनर्जी ज़रूरत होगी कि उसका टेम्परेचर 100 से 101 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाए। हीट को फिज़िक्स में जो है वो Q से डिनोट किया जाता है। सो यहाँ पे जो Q होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के। जितना मास ज़्यादा होगा आपको उतनी ज़्यादा हीट जो है ना वो रिक्वायर होगी। एक तरफ अगर आपके पास 1 किलोग्राम बाय मास कह लें आप वाटर है और दूसरी तरफ 2 किलोग्राम बाय मास वाटर है, तो जाहिर सी बात है जब पानी ज़्यादा होगा तो आपको गर्म करने के लिए हीट एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। सो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, जो हीट रिक्वायर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। सिमिलरली Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा T के, चेंज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर आप ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, एक बार आप जो है वो नीचे जो आपने फायर है या फिर स्प्रिट लैंप है या जिस चीज़ से गर्म कर रहे हैं, पहली बार आपका टेम्परेचर 100 है, दूसरी बार आपका टेम्परेचर 150 है, तो अगर आप 150 करेंगे तो ज़्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरह हम इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M डेल्टा T। अब पहले आपको पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हमें किसी कांस्टेंट की ज़रूरत होती है। सो Q इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदला इज इक्वल टू C जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट होता है। बाकी क्या रह गया, M डेल्टा T। इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके अगर जैसे लिखते हैं तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। C से मुराद जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। सो Q से मुराद क्या हो गया, हीट एनर्जी, M से मास, C से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा T मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर चेंज होगा आपने वो डेल्टा T से डिनोट किया जाएगा। अब इसका यूनिट देखते हैं। जब आपने यूनिट ड्राइव करना है तो आप ये देख लें, तो यहाँ से अगर हमने C की वैल्यू निकालनी हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो C इज इक्वल टू Q ओवर M डेल्टा T। सो Q क्या है, हीट एनर्जी, तो ये इसका यूनिट एनर्जी का जाउल। M क्या है, मास का यूनिट है किलोग्राम, और डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है, केल्विन। तो जब हम इसको लिखेंगे, जब ये ऊपर चला जाएगा यहाँ से,
तो जाउल्स ये ऊपर जाएगा तो पर किलोग्राम एंड पर केल्विन। जब भी आपने यूनिट ड्राइव करना हो तो आप कांस्टेंट की वैल्यू एक तरफ कर लें, यहाँ से देखें कांस्टेंट की वैल्यू एक तरफ कर ली हमने, तो क्यू एम डेल्टा टी और उनकी जगह पे उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, उनके यूनिट पुट करें, उसके बाद आपके पास उसका एक यूनिट आ जाएगा। तो लिहाजा इसका यूनिट जो है वो जाउल्स पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है बस उसमें आप सॉलिड बीच में ऐड कर दें, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स क्या हो जाएगा? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स इज द हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई भी सॉलिड है उसका टेम्परेचर 1 किलोग्राम का सॉलिड है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करना जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स होता है। अब जैसे जैसे मटेरियल्स डिफरेंट होते हैं उसी हिसाब से जो है उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ ज़्यादा होती हैं। वुड हो गया, रबर हो गया, इनको अगर आपने हीटअप करना है तो उनके लिए टेम्परेचर आपको कंपैरेटिवली कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। लिहाजा हम क्या करते हैं, लिहाजा इनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी और फिर इन्हीं की वजह से इनको फिर यूज़ किया जाता है कुकिंग वगैरह में, थर्मल इंसुलेशन में, कि जहाँ से अब हीट अंदर से बाहर ना आ सके, इसलिए इनको इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। अब जहाँ पे सॉलिड था उसकी जगह लिक्विड आ जाएगा। सो द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। पहले सॉलिड था वो 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड आ गया बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 1 केल्विन तक होगा। इसमें भी वैसे ही है कि जो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ जो हैं वो सबकी डिफरेंट होती हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो आपने बात याद रखनी है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो लिक्विड में वाटर होता है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है फिर उसकी वजह से इसकी फिर एप्लीकेशन ज़्यादा हैं, हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है वो फिर इस हाई हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है उसको फिर हम उसको कई जगहों पे फिर यूज़ करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो तकरीबन 4200 जॉल्स पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। यूनिट पीछे हमने ड्राइव कर लिया। इससे हमें क्या पता चला कि इसको फिर हम जो है वो बहुत ज़्यादा सारी जगहों पे यूज़ करते होते हैं। अगर हम वाटर का देखें, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ जो है वो एज अ कूलिंग एजेंट होता है। कूलिंग एजेंट मतलब उनको ठंडा करने के लिए। अब अगर आप देखें तो गाड़ी में भी जो गाड़ी के रेडिएटर्स होते हैं वहाँ पे भी पानी ही इस्तेमाल किया जाता है या कूलेंट होते हैं। वो वाटर या कूलेंट जो है उनकी ख़ास बात होती है, इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंजन है ये रनिंग के बाद बहुत ज़्यादा गर्म हुआ होता है। बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से इनके साथ जो है वो ऊपर यहाँ पे पाइप्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो वाटर या पानी यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा होता है। तो जैसे ही ये वाटर के पाइप्स इसके ज़रिए साथ साथ चल रहा होता है तो ये सारे का सारा इंजन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और ख़ुद गर्म हो जाता है और इंजन को कूल डाउन रखता है। जब यहाँ से वाटर होके इन कंडेंसर्स में जाता है तो यहाँ पे जो रेडिएटर्स होते हैं ये इनके अंदर छोटे छोटे से पाइप्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक। यहाँ पे एक फ़ैन होता है, जैसे ही फ़ैन से हवा आती है तो वह पानी दोबारा ठंडा हो जाता है। फिर दोबारा ये जो है वो इंजन में इसके करीब इन्हीं अपनी पाइप्स में घूमता है तो ये ठंडा पानी होता है, इंजन को ठंडा करता है, ख़ुद गर्म हो जाता है। फिर ऐसे जो है वो चलता रहता है। इसलिए जो है ना वो इंजन की हीट को एब्जॉर्ब करता है और इसके बाद जो है वो ख़ुद हीटअप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन इंजन को जो है वो कूल डाउन रखता है। ये प्रोसीजर मुसलसल चलता रहता है जिस वजह से एक जो रनिंग व्हीकल है या चलने वाली गाड़ियां हैं उनके इंजन ठंडे रहते हैं। इसके अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जैसे मैंने पहले बताया कि वो 4200 जॉल्स पर किलोग्राम पर केल्विन है, इसी तरीके से जो ड्राई सॉइल है यानी कि जो मिट्टी होती है इसका तकरीबन 8-10 जॉल्स पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। इससे हमें क्या पता चला कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, ये गर्म भी जल्दी हो जाएगी और ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि जो लैंड टेम्परेचर है यानी जो ज़मीनी इलाके हैं उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत जल्द कम भी हो जाएगा, बहुत जल्द ज़्यादा भी हो जाएगा और एज़ कम्पेयर टू
सी एरियाज, जो समंदर के करीब इलाके हैं, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो राइज भी लेट होगा और वो जो है वो फॉल भी लेट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब उसकी हालत में जो हमारे पास लिक्विड होगा या फिर गैस के मॉलिक्यूल जिसके भी होंगे उसकी स्टेट में चेंजिंग। असल में क्या होता है कि जब हम हीट अप करते हैं किसी भी लिक्विड की, अगर एग्जांपल लेते हैं, हम लिक्विड को हीट करते हैं, हीट करने के बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी गेन करने की वजह से क्या होता है कि उसकी शेप चेंज हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है। अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आइस है, बर्फ़ है, उसको आप गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पानी में, लिक्विड हो गया। लिक्विड को या पानी को गर्म करते रहे तो किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। अब सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस हो गया, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज़ हो गई, उन्होंने हीट एनर्जी गेन की, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई और उन्होंने इसकी स्टेट को चेंज कर दिया। अब कूलिंग को आप या फिर कंडेंसेशन को इसके बिल्कुल ऑपोजिट ले जाएं। अगर आपके पास जो है वो वाटर वेपर है, स्टीम है, अगर आप उसको ठंडा करेंगे तो लिक्विड, और लिक्विड को अगर ठंडा करेंगे तो वो फ्रीज करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिहाजा ये जो टेम्परेचर चेंजिंग है ये जो है वो सब्सटेंसेस की स्टेट को चेंज कर देती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस वगैरह। नेक्स्ट टॉपिक इज एवेपोरेशन। एवेपोरेशन क्या है? एवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक लिक्विड, कोई भी लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है गैस में। बॉयल नहीं करेगा, विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे है उसी टेम्परेचर पे जो है वो एवेपोरेट होगा और उसकी जो है लिक्विड है वो चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। और ये याद रखना है, एवेपोरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पे एवेपोरेशन हो रहा है, कभी स्लो है या फास्ट है वो एक अलग बात है। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स, ठीक है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होगा, लो टेम्परेचर पे कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप गीले कपड़े जो है वो खुश्क होने के लिए आपने एक तरफ जो है वो डाल दिए हैं बिल्कुल समर में धूप में, और दूसरी तरफ जो है वो आप विंटर में डाल रहे हैं बिल्कुल छाँव वाली जगह पे, तो लॉजिकल है कि जो आपने डाले होंगे समर में डाले होंगे और बिल्कुल धूप में डाले होंगे वो जल्दी खुश्क हो जाएंगे, वो क्योंकि वो टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा हो गया। और जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। इसकी और एक एग्जांपल है कि ये एवेपोरेशन जो है ये कूलिंग प्रोसीजर है, ये भी याद रखना है। एवेपोरेशन कूलिंग प्रोसीजर है। फॉर एग्जांपल अगर आप नहा कर आते हैं, नहाने के बाद आप एक पंखे के नीचे बैठते हैं तो आपको सर्दी महसूस होती है। रीज़न इज़ एवेपोरेशन। क्यों? कि जो ज़्यादा टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे आपके बॉडी के ऊपर, जो वाटर के छोटे छोटे से, वो वेपोरेट हो जाएंगे। अब जो नीचे रह गए हैं वो ठंडे मॉलिक्यूल हैं, इसलिए आपको एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस जो है वो फील होता है। नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। एवेपोरेशन पे कई ज़्यादा जो है ना वो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? टेम्परेचर फर्स्ट वन। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा फास्टर जो है वो वेपोरेशन होगा, वो मैंने बता दिया है। रेट ऑफ टेम्परेचर जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवेपोरेशन, कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा एवेपोरेशन जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वन इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ एवेपोरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पानी के 2 ग्लास हैं, एक ग्लास जो है वो पानी का आप ऐसे रहने देते हैं और दूसरे ग्लास को आप ज़मीन पे गिरा देते हैं सारा पानी, तो आप देखेंगे कि जो ज़मीन पे आपने पानी गिराया होगा वो जल्दी खुश्क हो जाएगा, सारे का सारा एवेपोरेट हो जाएगा। ग्लास वाला वैसे का वैसे रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका भी सरफेस एरिया बहुत कम है। जो आपने ज़मीन पे गिरा दिया था वो तो सारा फैल जाएगा कई जगहों पे और फॉरन एवेपोरेशन जो है ना वो एवेपोरेट हो जाएगा। तो लिहाजा सरफेस एरिया, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया द रेट ऑफ एवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट वन इज एयर मूवमेंट और विंड स्पीड। जो एयर मूवमेंट या फिर विंड स्पीड है, ठीक है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ एवेपोरेशन के। जितनी तेज़ हवा चलती है एवेपोरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा होता जाता है। इसकी क्या वजह है कि जब वाटर के या फिर किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होकर ऊपर जा रहे होते हैं, जो पीछे से हवा आएगी वो उन मॉलिक्यूल्स को आगे ले जाएगी। अब फिर वहाँ पे दोबारा स्पेस आ जाएगी, खाली जगह होगी, ठीक है। तो फिर डिफ्यूजन का जो पीछे प्रोसीजर्स पढ़े हुए हैं आपने, उसके ज़रिए वो फ़ौरन फिर कोशिश करेंगे बाकी मॉलिक्यूल्स उसकी इस स्पेस को फिलअप करने के, थोड़ी देर के बाद हवा उनको भी ले जाएगी। तो ऐसे तरीके में ये रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन इज ह्यूमिडिटी।
ऑफ द सराउंडिंग एयर। ये जो लास्ट हमने एयर मूवमेंट पढ़ा ये बिल्कुल उससे रिलेट करता है। उसमें मैंने क्या बताया था कि जब एयर की स्पीड ज़्यादा होगी, एयर मूवमेंट ज़्यादा होगी, हवा तेज़ चल रही होगी तो वो मॉलिक्यूल को उड़ा के ले जाएगी, खाली स्पेस हो जाएगी। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वह हवा में नमी ज़्यादा होगी, हवा में पहले से ही वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो फिर उनके पास तो जगह ही नहीं होगी। ऐसे में अगर ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाती है। इवेपोरेशन स्लोज डाउन बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हवा में नमी ज़्यादा है, ऑलरेडी वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, ऐसी सूरत में जो इवेपोरेशन है उसका रेट स्लो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब कि कौन सा लिक्विड आप इस्तेमाल आपके पास है जिसका इवेपोरेशन देख रहे हैं। आप 3 ग्लासेस लें, एक में आप हनी या शहद डाल दें, एक में आप पानी डाल दें, दूसरे में आप पेट्रोल, ईथल या अल्कोहल या स्प्रिट कोई ऐसी चीज़ डाल दें। इसको आप धूप में रख दें। धूप में रखने के बाद आप देखेंगे एक जितनी अमाउंट लेनी है आपने, जितना लिया आपने, अगर आपने जो है वो 100 ml शहद लिया है, हनी लिया है, 100 ml ही आपने वाटर लेना है और 100 ml ही आप बाकी आपने कोई भी दूसरी चीज़ लेनी है। अल्कोहल ले लें या फिर स्प्रिट ले लें या फिर एथेनॉल या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो आप देखेंगे उनको पड़ा रहने दें। अगर आप 5 से 10 मिनट बाद आके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहले जो अल्कोहल वगैरह होगी वो सबसे पहले जो है ना वो सारा इवेपोरेट हो चुका होगा। दूसरी तरफ जो है वो वाटर है वो बहुत कम ना होने के बराबर, ठीक है, और हनी जो है वो तो बिल्कुल भी इवेपोरेट नहीं होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड भी डिपेंड कर रही होती है रेट ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर। तो जो जिनके अंदर एडिसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं फिर ये एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जिनकी एडिसिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह लो होते हैं तो वो जो है इवेपोरेट जो है वो जल्दी कर जाते होते हैं। एडिसिव फोर्सेस जिनकी ज़्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, वो लेट जो है वो इवेपोरेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग प्रोसीजर है। लेकिन नेचर ऑफ लिक्विड भी डिपेंड कर रही होती है कि कौन सा लिक्विड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन हम पता करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वन इज प्रेशर। प्रेशर जो है ये भी एनहांस करता है इवेपोरेशन को, चूंकि जो पीछे प्रेशर अगर कम होगा सो ऐसी सूरत में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए वहां से एस्केप करना आसान हो जाएगा। सो अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा, लोअरिंग द प्रेशर कैन एनहांस इवेपोरेशन, ठीक है, ये भी उसको बढ़ा सकता है। नेक्स्ट वन इज कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन। ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि इवेपोरेशन के प्रोसीजर के दरमियान जो है उसमें कूलिंग इफेक्ट आता है। उसकी वजह क्या होती है कि जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं और जो कम एनर्जी वाले हैं, ठंडे मॉलिक्यूल होते हैं, वो रह जाते हैं। इसलिए जो है ये जो इवेपोरेशन है ये कूलिंग कॉज करती है। ये हमारा आज तक का लेक्चर था। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आया होगा। फर्दर मोर अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे कमेंट करें, पूछें क्वेश्चंस। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको रिप्लाई करूं। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको जो है वो कंटिन्यूसली वीडियोस जो भी अपडेट हैं वो मिलती रहें। थैंक यू।